हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आज हमारा पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज जो है हम इसके 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं और आज जो है हम यहाँ पर सीखेंगे 2 चीज़ें जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। इसमें एक हम सीखेंगे कैजुअल इनकम को कैसे टैक्सेबल करना है और एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को कैसे टैक्सेबल करना है। कैजुअल इनकम को आप हिंदी में बोल सकते हैं आकस्मिक आय। ओके। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूतियों पर ब्याज। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में कभी कभी बता देता हूं मैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है उनको भी ये रहे, लेकिन ये इंग्लिश में अच्छा रहता है। इनकम टैक्स को इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, चाहे वो किसी भी मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो। देखिए, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या है? ये है आपका कैजुअल इनकम का चार्ट। ये चार्ट आप अगर बना लेते हैं और उसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो कैजुअल इनकम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले कैजुअल इनकम आकस्मिक आय, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? नॉन रिकरिंग नेचर की। ठीक है, मतलब इसमें आप बस किस्मत वाला मामला होता है, जैसे कि इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरीज। कभी आपकी लॉटरी लग गई, कभी आपकी लॉटरी नहीं लगी। तो ये लॉटरी जीतने से जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है और उसको क्या बोला जाता है? कैजुअल इनकम। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, कार्ड्स गेम्स, पत्ते खेले हैं कभी, है ना? बादशाह लेके आते हैं, क्या क्या गेम्स होते हैं मेरे को तो आता नहीं है, खैर वो हो गया। गेम्स शोज हो गए, कोई गेम शो जीत गए आप, कोई हॉर्स रेस जीत गए। अब आप बोल रहे हैं हॉर्स रेस जीत गए? अरे बॉलीवुड मूवी देखी होगी ना, दाऊद इब्राहिम टाइप की, गुंडा टाइप की मूवीज़। उसमें कुछ अमीर लोग, गुंडे लोग जो है घोड़े दौड़ते हैं और उन घोड़े दौड़ने की रेस पर जो है वो घुड़दौड़ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके ऊपर जो वो पैसा लगाते हैं। और फिर 10 घोड़े हैं, 10 लोगों ने पैसा लगाया, जिसका घोड़ा फर्स्ट आएगा वो प्राइज मनी जीत जाएगा। हाँ जी। क्रॉसवर्ड पजल्स, ये तो खूब खेले होंगे आपने न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। और एनी अदर गेम्स, कोई भी गेम्स, चाहे डिजिटल हो, आज के टाइम में डिजिटल गेम बहुत चलते हैं ना, और वहाँ से अगर कुछ पैसा जीत लिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा और उसको कैजुअल इनकम माना जाएगा, आकस्मिक आय माना जाएगा, आपकी किस्मत ही जीत गए। मेहनत भी होती है क्या? पता नहीं। जैसे ड्रीम 11 टीम आपने बना ली, ड्रीम 11 के आते हैं ना, MS धोनी वगैरह बहुत लोग आते हैं ना, तो वहाँ पर आपने अगर कोई बना ली, अगर टीम बना ली, क्रिकेट टीम बना ली, प्लेयर्स चूज़ कर लिए और वहाँ से आप जीत गए, तो आपकी मेहनत लगी इसमें कुछ। अच्छा, आपको पता है कौन सा प्लेयर जीतेगा, कौन सा दौड़ेगा, कौन सा भागेगा? घोड़े हैं क्या वो? अच्छा चलो, खैर वहाँ से अगर आप इनकम कमा लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं भैया, चाहे लक लगा, चाहे तुक्का लगा, चाहे किस्मत चली, जो हुआ टैक्स पे कर दीजिए, फिर घर जाइए भैया अपना पैसा लेकर के। ओके, अब आ जाते हैं इसके ऊपर टैक्स की रेट क्या है। इस पर टैक्स की रेट है 30%। 30% टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए जीती ना तो 30,000 रुपये गवर्नमेंट को जाएंगे। TDS कट के 70,000 रुपये आपको मिलेंगे। 70 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 30% नहीं, उसके ऊपर एजुकेशन सेस वगैरह भी लग जाता है। लगभग 31%, 31.20% आपका टैक्स कट जाएगा। यस, ओके। TDS ऑन कैजुअल इनकम, उसी की बात कर रहे थे कि TDS का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, कि TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो कंपनी आपको प्राइज मनी दे रही है ना, वो उसमें से टैक्स काट के ही आपको पैसा देगी। अधिकतर जितने भी मैन ऑफ द मैच वगैरह मिलते हैं ना, उसमें क्या होता है पता है आपको? जो प्राइज मनी होती है ना, उसमें टैक्स कटने के बाद ही उस क्रिकेटर को या उस प्लेयर को मिलती है वो प्राइज मनी। ठीक है, ओके। तो टैक्स रेट 30% है। TDS अगर कट जाता है उसके ऊपर तो TDS की रेट क्या है? वो भी 30% है। लेकिन TDS तभी कटेगा, अगर आप ड्रीम 11 वगैरह में भी खेलते हो तो वहाँ पर भी यही है कि TDS तभी कटेगा जब आपकी प्राइज मनी जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ही TDS कटेगा, वरना TDS नहीं कटेगा, नो TDS। ओके, और अगर प्राइज मनी जो है वो मोर देन 10,000 है, अगर 10,000 रुपये तक प्राइज मनी है तो TDS नहीं कटेगा। और TDS की रेट 30% है, लेकिन TDS कटेगा ही नहीं। 10,000 तक TDS नहीं करता, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्राइज मनी 10,000 रुपये से ज़्यादा है, आप बड़े बड़े सट्टे खेल रहे हैं, सटोरिये बन गए हैं, तो फिर आपकी TDS जो है 30% कटेगा।
ओके, ओनली सट्टा ही नहीं, क्रॉसवर्ड, पजल्स, हॉर्स रेस वगैरह 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 सब कैजुअल इनकम के अंदर आती है, नॉन रिकरिंग नेचर की ये होती है। ओके, बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है भैया जो कैजुअल इनकम है इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम ओवरऑल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या बात हुई, ये समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ आपको। पहले इसको स्थिर कर लेते एक जगह। हाँ जी, ये क्या चीज़ है, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि भैया जो हमारी ये वाला पॉइंट और ये वाला फोर्थ वाला, ये दोनों सेम ही है, ये वाला और ये वाला। दे कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब जो इनकम टैक्स लगता है इंडिविजुअल पर वगैरह, HUF वगैरह पर, उसमें क्या होता है, लिमिट वाइज पे लगता है ना। लिमिट वाइज कैसे, मतलब लिमिट मतलब स्लैब रेट के हिसाब से। जैसे 2.5 लाख तक निल, कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए है तो टैक्स पे नहीं करना है। 2.5 लाख से 5 लाख इनकम है तो बेसिक वाले चैप्टर, बेसिक लेवल जब मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उसमें मैंने ये स्लैब रेट बता रखी है। और 2.5 से 5 हो तो 5% आपको इनकम टैक्स पे करना है। और अगर आपकी इनकम जो है वो 5 से 10 है तो 20%, और 10 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो 30%। तो 30% टैक्स की रेट कब होती है, जब इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा हो। अब मान लेते हैं किसी बंदे की 1 लाख की इनकम है, अब उसके ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं, 2.5 लाख तक तो निल है। या फिर किसी की इनकम जो है 2,80,000 रुपये हैं तो 2.5 लाख तक नील, ऊपर के 30,000 पे 5% टैक्स लगेगा। लेकिन कैजुअल इनकम में टैक्स की रेट कितनी है, 30%। तो इसीलिए कैजुअल इनकम उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर शामिल नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। कहने का मतलब जो आपकी ओवरऑल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर कैजुअल इनकम को इंक्लूड नहीं करना है, उससे पहले ही उसके ऊपर टैक्स लगाना है। उसके ऊपर टैक्स 30% है, तो कैन नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और 10,000 से ज़्यादा ही आपने कैजुअल इनकम कमाई है तो फिर TDS ही कट जाएगा। वाह। नो एक्सपेंडिचर अलाउड। को बोले भाई मेरे खर्चे हुए, मैंने घोड़े को घास खिलाई, उसके बाद उसको ताकतवर बनाया, फिर मेरे खर्चे हुए, उसके बाद में वो जीता, तो जितने भी खर्चे हुए हैं वो अलाउ नहीं है भैया आपको। तो कैजुअल इनकम जीतने में कोई भी आपका खर्चा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि जो आप इनकम जीते हैं, प्राइस जीते हैं, उसमें से वो खर्चा लेस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉटरी टिकट खरीदा था, उसका खर्चे की आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हम PGBP नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। नॉन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80D, चैप्टर 6 की जो डिडक्शन है 80C से लगाकर 80D तक, जो आने वाले टाइम में मैं करवाऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो उनकी भी यहाँ पर डिडक्शन कैजुअल इनकम के अंदर से नहीं मिलेगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कैजुअल इनकम। ठीक है, ये कौन सा हो गया, कैजुअल इनकम। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों पर ब्याज। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो 2 काम कर सकते हैं, या तो पोज करके आप बना लीजिए इसको अच्छे से, मैं ऐसे कई बार हटता रहता हूँ, या फिर एक चीज़ और भी है, मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप तब तक मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट। ओके, यस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सबसे पहला यहाँ सवाल ये आता है भैया सिक्योरिटीज नाम की बला है क्या। पहले तो ये बताइए, सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कोई डिबेंचर हो गए, कोई बॉन्ड हो गए, है ना, ये सब सिक्योरिटीज के अंदर आता है। वैसे शेयर्स भी सिक्योरिटीज के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर बात शेयर्स की नहीं चल रही है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि शेयर के ऊपर कभी भी डिविडेंड नहीं मिलता है ना। शेयर्स के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, शेयर्स के ऊपर तो डिविडेंड मिलता है। ओके, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो डिविडेंड मिलता है, आपको लाभांश मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट की बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का मतलब वही है आपकी बॉन्ड हो गए, डिबेंचर्स हो गए, आपने कोई डिबेंचर खरीद लिए उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, कोई आपने बॉन्ड खरीद लिए उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, या आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज़ आपने जो है बाय कर ली। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उसकी आपने कोई सिक्योरिटीज़ बाय कर ली, कोई बॉन्ड वगैरह उनके खरीद लिए और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो वो ब्याज आपके लिए इनकम है, ब्याज आपके लिए कमाई है, और उस ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा आइए देखते हैं। उसके लिए देखना पड़ेगा इफ सिक्योरिटी इज ट्रीटेड एज SIT। अगर आप सिक्योरिटीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभूतियां, उस प्रतिभूतियों को आप ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, एज SIT मतलब स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आप उस सिक्योरिटीज़ को स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। आपने उसका बिजनेस ही बना रखा है, आप सिक्योरिटी रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, फिर बेचते हैं शॉर्ट टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, जो भी है आपका, तो फिर उसको जो है PGBP हेड के अंदर जो है टैक्सेबल किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको बिजनेस ही माना जाएगा और उसको टैक्सेबल कहाँ किया जाएगा, PGBP के अंदर। लेकिन अगर आप सिक्योरिटीज़ को ट्रीट करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट,
मतलब विनियोग की तरह लेते हैं, तो उससे जो भी आपको सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो पीजीबीपी में नहीं जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही हम अभी कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ब्याज को तब शामिल किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर जब उस सिक्योरिटीज को ट्रीट किया जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर एसआईटी की तरह ट्रीट करेंगे, स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे, तो पीजीबीपी में चला जाएगा। ओके, जो ब्याज मिलेगा हाँ वो टैक्सेबल है, यस। कहाँ पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कब? जब उस सिक्योरिटीज को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब ब्याज जो है वो दो तरीके का होता है, आपको पता है। मंथली भी ब्याज मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली भी मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है हाँ वो टैक्सेबल कैसे होगा? दो तरीके से होता है, एक ड्यू बेसिस, एक कैश बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब हो गया है कि इंटरेस्ट आपने कमा लिया बट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, या प्राप्त हो गया, ऐसा हो सकता है। और कैश बेसिस का मतलब हो गया है कि आपको इंटरेस्ट पहले प्राप्त हो गया, बाद में ड्यू हो रहा है, या ड्यू हो गया प्राप्त हो गया, साथ में हो सकता है। तो दो चीज़ें हो सकती है। तो आपको ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट को तब मानना है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, कोई भी कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। कैसे? एक्रूअल बेसिस पर, उपार्जन आधार पर हिंदी में बोलते हैं। और अधिकतर ऐसे ही होता है, 99% ऐसा होता है। हर कंपनी एक्रूअल बेसिस पे ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक्रूअल बेसिस पे ही होता है। तो जैसे ब्याज ड्यू होगा उसको इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी कैश बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है, कोई भी व्यक्ति, तो उस केस में रिसिप्ट बेसिस, यानी कि जब वो प्राप्त होगा तब आय माना जाएगा। और यहाँ पर तो ड्यू होते आय माना जाएगा अगर एक्रूअल बेसिस पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो। ओके, ये तो छोटा सा था, चार्जेबिलिटी बोलते हैं इसको। मेन आता है अब हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये दो टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है भैया। दो टाइप की? हाँ जी, सिक्योरिटीज़ भी दो टाइप की होती है। यस, बिल्कुल दो टाइप की होती है। एक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कैसी होती है? गवर्नमेंट, सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एक होती है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो पहले हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेते हैं कि उसमें क्या करना है, फिर हम नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पढ़ेंगे। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, सरकारी प्रतिभूतियों को। अब सरकारी प्रतिभूतियाँ फर्दर आगे दो कैटेगराइज किया है मैंने। एक तो होती है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो टैक्स फ्री होती है। तो उससे अगर ऐसी सिक्योरिटी से अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट, क्या मिलता है? अगर आपको इंटरेस्ट, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैसी सिक्योरिटी से? जो गवर्नमेंट है और उसके ऊपर भी क्या है, टैक्स फ्री है, तो वो एग्जम्प्ट होगा, कर मुक्त होगा। वो ब्याज कर मुक्त होगा, उस ब्याज पर, उस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। एक होती है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि टैक्सेबल, कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियां कर योग्य होती है, टैक्स लगता है तो ये टैक्सेबल होती है। बिल्कुल इससे नाम से पता चलता है ये क्या होती है, टैक्सेबल होती है। और इसमें ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है, नो ग्रॉसअप रिक्वायर्ड, ग्रॉसअप की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे ग्रॉसअप क्या होता है, मैं बताऊंगा। ग्रॉसअप तब किया जाता है जब किसी सिक्योरिटीज के ऊपर जो ब्याज मिला है उसमें से टीडीएस कट चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका ब्याज है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ 1 लाख रुपए, आपका ब्याज कितना है 1 लाख रुपीज़, और मान लेते हैं इसके ऊपर टीडीएस कट गया है कितना 10%, तो आपको पैसा कितना मिलेगा 90,000 रुपये। तो 90,000 जो आपको पैसा मिल रहा है इसको आपको 1 लाख पर लाना होता है, इसको बोलते हैं ग्रॉसअप। तो आपको क्वेश्चन में कई बार क्या दे रखा होता है, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे रखा होता है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला, कि 90,000 आपको ब्याज मिला। ओके, तो यहाँ पर आपको बस जितना ब्याज मिला है वो टैक्सेबल कर देना है, उसमें ग्रॉसअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स पहले से ही लेस हो रखा होता है। ग्रॉसअप का मतलब ये होता है इसको वापस 1 लाख पे लेके आना। वो कैसे, ये 90,000 जो है वो 90 के बराबर है। 90 के बराबर क्यों है, क्योंकि इसमें से 10% टैक्स लेस हो चुका है। इसको 100 पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख, इसको बोलते हैं ग्रॉसअप करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं है, नो ग्रॉसअप रिक्वायर्ड। ओके, तो सिंपल था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, 2 तरह की होती है, टैक्स फ्री होती है, लेस टैक्स होती है। टैक्स फ्री वाली है तो एग्जम्प्ट है, जितना भी इंटरेस्ट मिला। लेस टैक्स वाली है तो टैक्सेबल है लेकिन ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है, जो अमाउंट दे रखा है टोटल इनकम में ऐड कर दो। ओके।
फिर आता है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ, यानी कि गवर्नमेंट से आपने सिक्योरिटीज़ परचेज नहीं करी है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना लोकल अथॉरिटी से, आपने सिक्योरिटीज़ परचेज करी है किसी कंपनी की। ओके, तो वो भी दो तरह की होगी, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो टैक्स फ्री है अगर तो वो टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल होगी, क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और ग्रॉस अप रिक्वायर्ड होगा। अब ग्रॉस अप कैसे करते हैं मैंने जैसा अभी आपको बताया, और इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लेना है इंटरेस्ट अमाउंट, जो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है वो ले लीजिए, हाँ, डिवाइड कर दीजिए 90 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, आपका ग्रॉस अप हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, ये कब अप्लाई करना है, ग्रॉस अप कब करना है, जब आपकी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो और टैक्स फ्री हो, भले वो टैक्स फ्री है, टैक्सेबल करके ग्रॉस अप करना है उसका। ओके, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये होती है, तो इसमें आपको देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट दे रखी है क्वेश्चन में, यानी कि परसेंटेज दे रखे हैं ब्याज के, कि 10% ब्याज, 12% ब्याज, 15% ब्याज, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि भाई मान लेते हैं 10 लाख रुपए का जो है टोटल सिक्योरिटीज़ है, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 10 लाख का 10% करेंगे, 1 लाख रुपए ब्याज निकल जाएगा, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दे रखी है, आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए और आपको ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है, नो ग्रॉसअप रिक्वायर्ड। ओके, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट अमाउंट गिवन, तो फिर आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप कैसे करना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100। 90 क्यों करना हर बार, क्योंकि इस पे टीडीएस की रेट 10% ही होती है, इसलिए 90 करना है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना होता है। तो आज हमने 2 ट्रीटमेंट देखे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, कैजुअल इनकम और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। आने वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ हम और सीखेंगे, और फिर हम धीरे धीरे 5 हेड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम कुछ बेसिक चैप्टर्स या कुछ टैक्सेबिलिटी वाले चैप्टर, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं और डिडक्शन कैसे निकालते हैं, वो चैप्टर्स भी कंटिन्यू करेंगे। वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये नोट्स कैसे मिलेंगे वो भी बता देता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। हाँ, अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल है। ये जो मैंने यहाँ पर अभी तक जो भी करवाया है, अगर आपको ये सब चाहिए, ये चार्ट आपको चाहिए, चाहे वो कैजुअल इनकम का हो और चाहे भले ही वो फिर इंटरेस्ट वाला हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, इसको स्कैन कर लीजिए आप, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी स्कैन कर सकते हैं, या चाहे तो कैसे भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही स्कैन करेंगे ये PDF आपको मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।